नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर या यूं कहें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आज सुबह से ऑथेंटिक अपडेट्स की जो है एक भरमार सी लग गई है कि कॉलेज लेक्चरर की जो भर्ती है उसमें एकेडमिक स्कोर जो है वो जोड़ा जाएगा। एएस इसको बोलते हैं। अभी एकेडमिक स्कोर क्या और कैसे जोड़ा जा रहा है, क्या वर्तमान में भी ये लागू है, यूजीसी नियम 2018 क्या है, वो सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा मैं एक और डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा जल्द ही, जिसमें आपको बताऊंगा कि कितने अंक होने पर कितने प्रतिशत आपके जो है अंक होते हैं, तो कितने अंक जुड़ते हैं और उस बेसिस पे जो है आपकी कैसे मेरिट बनती है, तो वो भी मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल इस ऑथेंटिक अपडेट की अगर बात करें तो नई शिक्षा नीति के तहत उस शिक्षा में गुणवत्ता लाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए इसमें क्या है, नई शिक्षा नीति के तहत राज्य में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने की कवायद चल रही है। इसके लिए सरकार कॉलेज व्याख्याता पद के 32 साल पुराने सेवा नियमों को बदलने जा रही है। सरकार यूजीसी 2018 अधिनियम लागू करने जा रही है। इसके तहत कॉलेज व्याख्याता चयन के लिए एकेडमिक स्कोर जरूरी होगा। परीक्षा के साथ एकेडमिक स्कोर के अंकों में मेरिट बनेगी। मेरिट में आने वाले अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चयनित होंगे। नए सेवा नियमों को बदलने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने यूजीसी 2018 अधिनियम की फाइल आरपीएससी को भेज दी है। आरपीएससी में इसका अंतिम परीक्षण अब किया जा रहा है। जब भी वो नई कॉलेज लेक्चरर की 1000 पदों वाली भर्ती आएगी तो जो है वो इसी के अंतर्गत होने की पूरी संभावना है। याद रहे कि अभी कॉलेज व्याख्याता चयन के लिए आरपीएससी परीक्षा कराता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। परीक्षा आपको पता है, सबसे पहले जनरल थर्ड पेपर होता है राजस्थान जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का, 50 अंकों का 100 प्रश्न होते हैं। फिर इसके बाद 150 अंकों के 2 प्रश्न होते हैं। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर सब्जेक्ट का 75 अंक होते हैं। 150 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न आधे अंक का होता है। तो ऐसे करके 200 ये हो गए और 12% यानी कि 24 अंकों का जो है इंटरव्यू होता है। 224 में से जो अंक आते हैं उस बेसिस पे जो है कॉलेज लेक्चरर की भर्ती होती है। लेकिन अब ये चीज़ बदल जाएगी, एग्जाम भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, लेकिन इसके साथ एकेडमिक स्कोर भी जोड़ा जाएगा, जिसका सीधा सा फायदा जो है वो किसे होने वाला, नुकसान किसे होने वाला। देखिए, सबसे पहले फायदा उन लोगों को होगा जिनके पास पीएचडी या एमफिल जैसी बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, उन्हें फायदा होगा। नुकसान किसे होगा, जिनके पास केवल नेट है, सेट स्लेट ऐसी जो योग्यताएं हैं, उनको थोड़ा नुकसान होगा। क्योंकि यह नेट सेट स्लेट का जो अंक है, अंक भार है, या यूं कहें एक तरीके से कि इनका जो एक तरीके जैसे रीट में आपने देखा होगा पहले 70-30 का एक रूल होता था, अपने अंक भार होता था। उसमें क्या होता था कि 70% आपके ग्रेजुएशन के अंक जुड़ते थे, 70% जो है आपके रीट के जो परीक्षा के अंक थे वो जोड़े जाते थे, 30% जो है आपके ग्रेजुएशन के जुड़ते थे, फिर 10% जुड़ने लगे। तो इस अंक भार में जो है वो चेंज किए गए हैं, जिस कारण से क्या है कि जितनी बड़ी योग्यता पास में होगी उतना ज़्यादा सिलेक्शन का चांस होगा। एग्जाम का जो है अंक भार थोड़ा सा इसमें कम होने के चांसेस हो जाते हैं। अब इसे थोड़ा सा आप सीधे शब्दों में कहोगे तो वेटेज आप कह सकते हो। देखिए कैसे कि स्नातक में 45% मिनिमम चाहिए, आपको पता है स्नातकोत्तर में 55% चाहिए, तो स्नातक में 45 से 60% अंक होने पर 10 से 21 अंक मिलेंगे। किस पे कितने मिलेंगे उस बेसिस पे जो है मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो यूजीसी का 2018 वाला पूरा रेगुलेशन का पीडीएफ मेरे पास है। इस बेसिस पे मैंने एक वीडियो भी पहले बनाया था जिसमें आपको बताया था कि गेस्ट फैकल्टी 1 साल के लिए होती है, फिर दोबारा के लिए क्या कुछ होता है। वैसे मैं आपको एक और वीडियो के थ्रू बताऊंगा ये सारी चीज़ें डीप में, लेकिन फिलहाल ये ऊपर आप पर से बात करते हैं। तो स्नातकोत्तर में 55 से 80% अंक होने पर 20 से 25 नंबर मिलेंगे। अब ये और नेट तो सबके पास होती है, तो नेट वाला देखो यहाँ स्नातक के बेसिस पर अगर हम बात करें तो अगर 10 से 21 है तो 15 अंक मान लो, और 20 से 25 है तो 23 अंक मान लो। तो 15 और 23 की अगर हम बात करें तो 25 मतलब 35 से 40 अंक आप मान लीजिए, और 5 से 10 अंक जो है नेट जेआरएफ के मिलते हैं। तो लगभग 40 अंक पे होगा कौन, पीजी प्लस नेट वाला। और वहीं एमफिल और पीएचडी वाले वो कहाँ होंगे, तो देखिए यहाँ पर उनके जो है 15 अंक वो मान लीजिए, और 20 अंक ये, 35 अंक ये, और यहाँ पर इनको एमफिल के 7 और 25 अंक पीएचडी के मिलेंगे। तो 7 और 25 सीधे सीधे कितने हो गए, ये हो गए लगभग आपके जो है 32 अंक। 32 ये हो गए, 35 वो है, तो 60 अंक इधर होंगे, उधर उनके 40 ही होंगे। तो 20 अंकों का सीधा सीधा डिफरेंस आ जाएगा पीएचडी वालों में और नेट वालों में। तो नेट वाले 20 अंक पीछे रह जाएंगे। अब देखिए
फिर एमफिल में जैसे मैंने बताया 7 अंक, पीएचडी में 25 अंक, और पीएचडी के बाद रिसर्च पेपर पब्लिकेशन है आपका, यूजीसी लिस्टेड है, पीयर रिव्यू जनरल में है तो 6 अंक उसके, फिर पीएचडी के साथ आपने पढ़ाया है तो 10 अंक, और फिर अगर अवार्ड है तो 3 और 2 अंक। तो कुल मिला के 20 अंकों का डिफरेंस जो है बहुत बड़ा। अब देखिए मैं इसका उदाहरण बताता हूँ। आपने विद्या संबल योजना सुना है, उसमें जो गेस्ट फैकल्टी लगाए गए हैं उसमें अधिकतर वो व्यक्ति है जिनके नाम के आगे डॉक्टरेट लगा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि वो पीएचडी डिग्री होल्डर है, और जो विद्या संबल योजना में कोई मोस्टली कोई इंटरव्यू नहीं लिए गए, नहीं कोई एग्जाम लिया गया, सीधे लगाया गया, वो भी किस बेसिस पे? एकेडमिक स्कोर के बेसिस पे। जब एकेडमिक स्कोर के बेसिस पे विद्या संबल योजना में ज्वाइनिंग दी गई है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसमें कौन सा नियम काम आया? यूजीसी 2018 वाला रूल, यूजीसी रेगुलेशन 2018। और इसमें क्या किया? यूजी के, पीजी के, फिर आपके नेट सेट स्लेट के, फिर आपके जो एमफिल है, पीएचडी है, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस काउंट है, उन सब के अंकों को जोड़ के बनाया गया। इसीलिए आप देखोगे जो लगभग 1100 अभ्यर्थी अपने विद्या संबल योजना में कार्यरत है, उसमें से 900 से 1000 अभ्यर्थी वो हैं जो पीएचडी वाले हैं। केवल 50 या 150 मैक्सिमम 200 अभ्यर्थी ऐसे हैं 1100 में से जिनके पास नेट सेट स्लेट है, वो भी उन जगहों पे है जहां पीएचडी वाले नहीं पहुंचे। अगर वहां पहुंच जाते तो पीएचडी वाले ही ज्वाइनिंग लेते, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पीएचडी वालों का जो अंक बार हो जाता है, जो वेटेज, वो 60 अंक का होता है, और अगर मैं नेट सेट स्लेट वालों की बात करूं तो मैक्सिमम 40 अंक तक का ही होता है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसी कारण जो है पीएचडी डिग्री होल्डर आगे निकल जाते हैं। अब फायदे और नुकसान की बात करें तो लाभ की स्थिति में है पीएचडी डिग्री वाले, क्योंकि उनका फिर वो अंक भार ज्यादा होगा तो फिर परीक्षा में थोड़े बहुत कम भी अंक होंगे तो उनका चल जाएगा। और हानि की स्थिति में कौन है? हानि की स्थिति में है नेट सेट स्लेट वाले, क्योंकि उनका जो अंक भार है इधर से कम बनेगा, और एग्जाम अगर बहुत ज्यादा ढंग का नहीं हुआ तो फिर वो जो है नुकसान में रह जाएंगे। तो ऐसे करके जो केवल नेट सेट स्लेट वाले हैं वो घाटे में है, लाभ की स्थिति में है पीएचडी और एमफिल वाले। और यही अपडेट यहाँ पर भी है। और देखिए अब ये रूल लागू होगा। अब देखो इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि यूजीसी 2018 अधिनियम में कॉलेज व्याख्याता पद के लिए परीक्षा का प्रावधान नहीं है। सिर्फ टेबल 3B के आधार पर मेरिट तैयार होती है। अगर सरकार परीक्षा कराती है तो एकेडमिक स्कोर और परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार होगी। उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और यूजीसी में अधिनियम 2018 लागू कर दिया है। देखो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि वहां तो ये रूल लागू जिसमें बिना एग्जाम के केवल ऐसे लिस्ट बनाते हैं, यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी, इन सब का अंक जोड़ के, तो उसमें तो एग्जाम नहीं लेते। लेकिन राजस्थान में एग्जाम लेंगे, और साथ में ये जो 3B यानी कि जो आपका टोटल ऑल ओवर कैरियर है, जो एक्सपीरियंस है, और विशेषकर आपका जो एक तरीके से हम कहें कि जो अंक भार जोड़े जाएंगे, वेटेज जोड़ा जाएगा, तो एग्जाम का भी जुड़ेगा और वेटेज भी जुड़ेगा अपने इन सारे एकेडमिक रिकॉर्ड का, AR जिसको बोलते हैं। तो इस हिसाब से जो है राजस्थान में आने वाले 1000 पदों वाली भर्ती होने की संभावना। अभी देखो अभी इसमें बिल्कुल 100% स्पष्टता तो नहीं है, पर आप 90% इस चीज को क्लियर मान के चलिए, क्योंकि सरकार ने स्वयं ये चीज कही है। तो स्पष्ट सी बात है कि अगर ये रूल लागू होता है तो जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, विशेषकर जिनके पास एमफिल और पीएचडी जैसी हाई प्रोफाइल डिग्री है, तो उनका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा हो जाएगा। और जिनके पास एमफिल, पीएचडी नहीं है, नेट सेट स्लेट है, तो उनके पास जो है सिलेक्शन का थोड़ा सा कम अवसर होगा, उन्हें एग्जाम में बहुत बढ़िया करना होगा। अभी इसमें प्रश्न छोटा सा ये है कि जैसे ये पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार की बात की गई, तो उसमें तो क्या है कि एग्जाम नहीं लेते, सीधे ही ज्वाइनिंग दे देते हैं, जैसे विद्या संबल में दी। तो उधर तो नहीं, लेकिन इधर एग्जाम लेंगे तो अब एग्जाम का अंक भार कितना रखेंगे और एकेडमिक रिकॉर्ड का कितना रखेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर एकेडमिक रिकॉर्ड का 50% रख दिया तो फिर एग्जाम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नेट सेट स्लेट वालों को, और एकेडमिक का अगर 25% के आसपास ही रखा तो फिर अभी जो चीजें हैं नेट सेट स्लेट वाले लाभ में है वो बाद में भी रहेंगे। और अगर जैसे मैंने कहा 50-50 रखा तो फिर पीएचडी वाले, या यूं कहें कि जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, वो ज्यादा लाभ की स्थिति में होंगे, क्योंकि वो तो उनका हो गया, जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड जोड़ेंगे वो तो हो चुका। लेकिन एग्जाम तो देखो अब अलग अलग चीजें होती है, माइनस मार्किंग होती है, सिलेबस होता है, पेपर का लेवल होता है, डिफिकल्टी लेवल, बहुत सारी चीजें होती है उधर, क्योंकि वो होना अभी शेष है। तो इसीलिए एग्जाम का और इसका 50-50 अगर रख दिया तो पीएचडी वाले भारी पड़ेंगे। और अगर एग्जाम को जो है 75% तक ले गए और 25% एकेडमिक का रखा तो फिर मैं समझता हूँ कि नेट सेलेट या जो सेट है वो जो है थोड़े से लाभ की स्थिति में रह सकते हैं। अभी और चीजें इसमें क्लियर होनी है, और ये जो एकेडमिक वाला है वो पूरा मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।